हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने जो है डिमांड कर्व पर जो है अपने टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज हमारा टॉपिक है डिमांड फंक्शन अर्थात मांग फलन। मांग फलन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और दूसरा होता है मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन की बात करें तो इसको जो हम एक फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं, dx। dx मीन्स डिमांड ऑफ x जो है फंक्शन होती है px। px मीन्स प्राइस ऑफ x गुड। दूसरा है pr। pr मीन्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तीसरा है y। y मतलब इनकम। नेक्स्ट है टेस्ट, t से डिनोट करेंगे इसको और e से हम लेंगे एक्सपेक्टेशन, जिसको बोलते हैं संभावनाएं। तो डिमांड ऑफ x जो है वो किस किस चीज पर डिपेंड करती है? प्राइस ऑफ x पर। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में प्राइस ऑफ x यानी कि x वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी कि संबंधित वस्तुओं की कीमत, y मतलब इनकम यानी कि आपकी आय। नेक्स्ट है आपके पास टेस्ट यानी कि आपका टेस्ट क्या रहेगा, एंड e मतलब एक्सपेक्टेशन यानी कि संभावनाएं क्या रहती हैं। इसको मैं डिटेल से कराती हूँ आपको। फर्स्ट हम पॉइंट लेंगे px। px होती है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत क्या कहती है कि अन्य बातें समान रहने पर यानी कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर अन्य बातें समान रहेंगी तो उनके समान रहने से अगर प्राइस ऑफ x गुड जो है बढ़ती है तो डिमांड ऑफ x जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कराया था कि एज अ कंज्यूमर अगर आप सोच के चलेंगे तो x वस्तु की कीमत के बढ़ने पर जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये हमारा क्या कहलाता है, लॉ ऑफ डिमांड, जिसे हम अगली वीडियो में डिटेल से करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अन्य बातें समान रहने पर। जब आप ये सारे के सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि अन्य बातें क्या होती हैं। तो ये मैं अब आपको नेक्स्ट पॉइंट्स में बताती चली जाऊंगी। नेक्स्ट आता है आपके पास PR। PR होती है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स को जानने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिलेटेड गुड्स कितनी तरह की होती हैं। रिलेटेड गुड्स आपकी दो तरह की होती हैं। एक होती है आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं आपकी प्रतिस्थापन वस्तुएं, और दूसरी होती है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं पूरक वस्तुएं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होती हैं पूरक वस्तुएं, इनको बोलेंगे पूरक, और ये होती हैं प्रतिस्थापन। देखिए मैं आपको बताऊं, प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, जिसको हम स्थानापन्न कर सके। स्थानापन्न मतलब चेंज कर सके एक के साथ दूसरे को। जैसे हम लोग जो है टी को जो है किससे स्थानापन्न कर सकते हैं, कॉफी से कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे की पूरक होती हैं, जैसे कि पेन एंड इंक। अगर इंक नहीं होगी तो आपका पेन नहीं चल सकता, पेन नहीं होगा तो आपका इंक यूजफुल नहीं रहेगा। तो ये दोनों जो है क्या रहेंगे, एक दूसरे की पूरक वस्तुएं रहेंगी। और टी और कॉफी क्या रहेंगी, प्रतिस्थापन। यानी कि अगर आपको टी का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा या आपको टी की कीमत बढ़ते हुए लगती है तो आप उसको क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसका कॉफी से। जैसे कि इसे एक एग्जाम्पल से भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए टी की प्राइस आपकी इंक्रीज हो जाती है तो आप क्या करेंगे, टी को एज अ कंज्यूमर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि भी आपको डिमांड चैप्टर में अपने आपको एक कंज्यूमर समझ के चलना है। एक कंज्यूमर की तरह आप क्या डिसीजन लेंगे, अगर टी की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, मान लीजिए वो 5 से 7 रुपए बढ़ जाती हैं, एकदम बढ़कर जो है 5 रुपए से 7 रुपए हो जाती है, और कॉफी की कीमत पहले ही कीमत 5 रुपए थी तो आज भी वो 5 ही है, तो आप क्या करेंगे, टी को ना खरीद कर आप क्या करेंगे, कॉफी को खरीदना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए हमने क्या कर दिया, टी का जो है क्या कर दिया, कॉफी के लिए सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कि टी की जगह हमने कॉफी को लेना शुरू कर दिया। तो प्राइस ऑफ टी इंक्रीज होने पर आप कॉफी की डिमांड को जो है क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। आइए अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं, जैसे पेन एंड इंक, मैंने आपको पहले ही बताया। अगर इंक प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो पेन की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि अगर इंक की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो आप पेन क्यों खरीदेंगे, फिर तो आप पेन नहीं खरीदेंगे। तो इसलिए ये क्या कहलाएगी, आपकी पूरक वस्तुएं कि एक की कीमत के बढ़ने से दूसरी की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरह से प्रतिस्थापन वस्तु में भी आपने देखा होगा कि कीमत तो जो है टी की बढ़ी है, उसके साथ की दूसरी वस्तु है उसकी जो है डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास, थर्ड है इनकम। इनकम आता है आपकी आय। आय प्रभाव जो है आपकी दो तरह की वस्तुओं पर पड़ता है। आपके पास दो तरह की वस्तु होती हैं, एक होती है सामान्य गुड्स जिनको हम बोलते हैं नॉर्मल गुड्स, और
दूसरी होती है आपके पास इंफीरियर गुड्स, जिसको बोलते हैं हम घटिया वस्तुएं, घटिया वस्तुएं। अब आप देखिए, अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, सामान्य वस्तु में हम सिंपल यहाँ लेते हैं, आप मान लीजिए वीट ले लेते हैं जिसको गेहूं बोलेंगे, और घटिया वस्तु में हम ले लेते हैं यहाँ पे कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन मतलब मोटा अनाज, कोर्स ग्रेन मोटा अनाज। अब देखिए, सॉरी, वीट गेहूं की जो है क्या हो जाती है, अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप जो है डिमांड किसकी बढ़ाएंगे, आप घटिया वस्तु लेंगे या सामान्य वस्तु लेंगे। अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप घटिया वस्तु ना लेकर आप कौन सी लेंगे, सामान्य वस्तु। तो डिमांड किसकी बढ़ा दी आपने, सामान्य वस्तु की, नॉर्मल गुड की। और अगर मान लीजिए आपकी इनकम कम हो जाती है तो आप क्या करेंगे, डिमांड जो है किसकी बढ़ा देंगे, घटिया वस्तु की। क्लियर हुआ होगा कि इनकम के बढ़ने से जो है सामान्य वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है और इनकम के कम होने से घटिया वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि जितनी इनकम होगी हम उसी के हिसाब से चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास टेस्ट, उपभोक्ता की आय होगी। उसके बाद आता है टेस्ट यानी कि रुचि। टेस्ट में जिस चीज के लिए आपका टेस्ट होगा आप उसी की तरफ जाएंगे, चाहे उसकी कीमत ज्यादा भी हो तब भी आप जो है क्या करेंगे, उसी को लेना पसंद करेंगे। तो हम क्या करेंगे, टेस्ट जिस चीज के लिए होगा, रुचि जिस चीज के लिए होगी, हम उसी की डिमांड को क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास संभावनाएं, एक्सपेक्टेशंस। 4 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट है आपके पास एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस की बात करें, एक्सपेक्टेशंस में जैसे मान लीजिए अगर आपको पता चलता है कि कल जो है पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने की संभावना है, कल मतलब इन फ्यूचर में आपको जो है लगता है कि पेट्रोल की प्राइसेस जो है क्या होनी है, इंक्रीज होनी है, तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट में जो है क्या करेंगे, उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे। प्रेजेंट में उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये देखिए संभावनाएं दिखा रही है ना कि फ्यूचर में आपको लग रहा है, एक्सपेक्टेशन है कि भी फ्यूचर में यानी कि कल प्राइसेस इंक्रीज होगी, तो आज जो है आप क्या कर देंगे, उसकी डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। तो यहां तक आपका जो है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसमें जो है हम अगर सिर्फ 4 चीजों को और जोड़ दें, एक आ जाता है आपका एन, मतलब एन से मतलब होगा आपका पॉपुलेशन। दूसरा आ जाता है जी, मतलब आ जाता है गवर्नमेंट पॉलिसी। और नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्लाइमेट यानी कि सीजन, और सी से डिनोट करेंगे उसको। और नेक्स्ट आ जाता है आपके पास आय का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर इन 4 फैक्टर्स को हम और ऐड कर दें तो वो कौन सा आपका बन जाता है, मार्केट डिमांड फंक्शन। तो अब इसे क्लियर करती हूं मैं, ये 5 तो इसमें ऐड होंगे ही, साथ में ये आ जाएगा। तो सबसे पहले आएगा आपके पास 6 पॉइंट ले लेते हैं हम, पॉपुलेशन, एन से जिसको हम डिनोट कर रहे हैं। पॉपुलेशन क्या बताती है, जनसंख्या। जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी, पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा जो है क्या हो जाएगी, डिमांड हो जाएगी। और जनसंख्या जितनी कम होगी, पॉपुलेशन जितनी कम होगी, डिमांड भी जो है क्या हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी। ये तो अंडरस्टूड है कि जिस देश की जनसंख्या ज्यादा होगी वहां डिमांड भी ज्यादा होगी, जिस देश की जनसंख्या कम होगी उसकी डिमांड भी कम होगी। उसके बाद 7वां पॉइंट आता है हमारे पास जी, जिसको मैंने बताया था आपको, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी क्या कहती है, गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट 2 तरह की पॉलिसी को लेके चलती है। एक तो वो क्या लेके जाती है, टैक्सेशन को, टैक्सेशन में जो है वो क्या करती है, टैक्स इम्पोज करती है। दूसरा जो है आता है आपके पास सब्सिडीज। सब्सिडीज में क्या करती है, आम जनता को या इंडस्ट्रीज को जो है, या अपने जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनको क्या करेगी, सब्सिडीज देगी। तो देखिए जब मार्केट में उन गवर्नमेंट को लगता है कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो वो क्या कर देगी, टैक्सेस को बढ़ा देगी। टैक्सेस को बढ़ाने से जो है क्या हो जाएगी, मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी, अपने आप ही जो है अर्थव्यवस्था जो है लेवल पे आ जाएगी। और जब उसे लगता है कि मार्केट में जो है क्राइसिस आ गया है या डिमांड जो है क्या हो गई है, कम हो गई है, तो वो क्या करेगा, उस समय पर सब्सिडीज को जो है क्या कर देगी, गवर्नमेंट क्या कर देगी, बढ़ा देगी। तो उस क्राइसिस को खत्म करने के लिए जो है लोगों को क्या दी जाएगी, आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो गवर्नमेंट का जो है क्या किया जाता है, मांग को कम करने के लिए जो है क्या किया जाता है, यहाँ डिमांड ज्यादा है तो टैक्स इम्पोज कर दिया। तो मांग को कम करने के लिए क्या किया, टैक्स को इम्पोज कर दिया। उसके बाद अगर डिमांड को बढ़ाना है तो मांग को बढ़ाने के लिए जो है क्या कर दिया, सब्सिडीज को बढ़ा दिया। तो मांग को बढ़ाने के लिए जो है सब्सिडीज देंगी और मांग को कम करने के लिए जो है क्या करेंगी, टैक्स लगा देंगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है 8th आपके पास, लास्ट वन नहीं है, सेकंड लास्ट है, क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है क्या कहता है,
क्लाइमेट दिखाता है मौसम। अगर विंटर है तो आप कौन से कपड़ों की डिमांड करेंगे? विंटर में हम कौन से लेंगे? वुलन कपड़ों को लेंगे। और अगर समर है तो हम कौन से लेंगे? कॉटन को। तो समर में जो है कौन से कपड़ों की डिमांड बढ़ जाएगी? कॉटन के कपड़ों की। और विंटर में जो है कौन से कपड़ों की डिमांड बढ़ जाएगी? वुलन की। तो क्लियर होगा आपको क्लाइमेट का कैसे फर्क पड़ता है। उसके बाद आते हैं लास्ट पॉइंट है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम को डिस्ट्रीब्यूशन YD से डिनोट करेंगे हम। डिस्ट्रीब्यूशन इनकम दिखाते हैं कि बाजार मांग पर समाज में आय के वितरण का प्रभाव पड़ता है। यदि आय का वितरण समान रूप से होता है तो क्या होगी? मांग अधिक होगी। मांग क्या हो जाएगी आपकी? अधिक। यानी कि अगर इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है तो डिमांड क्या होगी? अधिक। अगर इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो डिमांड क्या हो जाएगी आपकी? कम हो जाएगी। अब आप देखिए, अगर इनकम का एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन, मान लीजिए 90% इनकम जो है देश के सिर्फ 10% लोगों के पास जा रही है, तो वो कितनी डिमांड बढ़ा देंगे? कितना डिमांड कर देंगे मार्केट में? तो यहाँ पर डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। और अगर जितनी 100% इनकम है और वो 100% पीपल के पास ही जाती है, तो नेचुरल सी बात है वहां पर डिमांड आपकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्वल रहेगा तो डिमांड क्या रहेगी? अधिक रहेगी, इंक्रीज होगी। और अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगा तो डिमांड क्या रहेगी आपकी? कम रहेगी। तो यहां तक हमारे डिमांड फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। एक चीज देखिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये ही आपकी अदर थिंग्स होती हैं। यानी क्या है, जो डिमांड चैप्टर है वो ये कहता है कि इन चीजों में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, ये समान रहनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए। अगर इन चीजों में परिवर्तन आ जाएगा तो हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फुलफिल नहीं होगा। जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे लॉ ऑफ डिमांड, वहां आपको ये सब क्लियर हो जाएगा कि इन फैक्टर्स में हमें कोई चेंज नहीं लेके आना। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इकोनॉमिक्स है वो ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है, जिसमें हमेशा चेंजेस आते रहते हैं। तो उन चेंजेस से बचने के लिए हमें कुछ चीजों को क्या करना पड़ता है? अज्यूम करना पड़ता है। इस अजम्पशन को ही हम जो क्या बोलते हैं? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अज्यूम कर लेते हैं कि अन्य बातों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ये अन्य बातें यही रहेंगी कि प्राइस ऑफ एक्स गुड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, टेट्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक्सपेक्टेशंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इनमें कोई चेंजेस नहीं आते, लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल हो जाएगा, अदरवाइज हमारा लॉ फेल हो जाएगा। तो ये आपका मांग फलन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में मोस्टली 3 से 4 नंबर का आ जाता है। थैंक यू।